स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये सिखाना जा रहा हूं। इसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को कल करा दिया था, ये पार्ट 2 है। कल मैंने आपको गोल्डन रूल्स सिखाए थे। आपको पता है कि हम अकाउंटिंग क्यों ही करते हैं, आपको पता होगा कि हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, मतलब हम हमारे बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उनको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। हम सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका पढ़ रहे हैं। मॉडर्न वे ऑफ रिकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग का कौन सा तरीका पढ़ेंगे? रिकॉर्डिंग का ट्रेडिशनल तरीका पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल तरीके से हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके गोल्डन रूल्स मैंने आप लोगों को कल समझा दिए थे। आपको मैंने ये बताया था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं कर सकते, हम ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं, और उनको रिकॉर्ड करके रख लेना हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है। और हमें अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स मांगती है, उस टैक्स के लिए भी, और हमें इस बात का भी प्रूफ देना होता है गवर्नमेंट को कि भाई हमने जो पैसा कमाया है वो लीगल तरीके से कमाया है। हम खुद का आउटपुट भी पता कर सकते हैं अगर हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम खुद का आउटपुट भी पता नहीं कर सकते। हमें किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है, कितना गुड्स आया था, कितना स्टॉक था, कितना सेल आउट हो गया, ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं अगर हम अपने बिजनेस के एक एक ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो। इसीलिए फ्यूचर में होने वाले कोई डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बिजनेस के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है हमें। हर एक ट्रांजैक्शन को जो हमारे बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल सकता है, जो हमारे बिजनेस को किसी तरीके से मॉनेटरी वे में इफेक्ट डाल सकता है, मॉनेटरी वे में इफेक्ट कर सकता है, तो हमें उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो सीधा सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा, और इसीलिए हमें सारे ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले ट्रेडिशनल वे समझाऊंगा, जिसमें गोल्डन रूल्स मैंने आप लोगों को कल पढ़ाए थे। अगर आपने गोल्डन रूल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको वॉच करें, फिर इसके बाद आप इसको वॉच करें। मैं थोड़ा सा इसमें गोल्डन रूल्स भी आपको बता दे रहा हूं कि 3 अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में हम किसी पर्सन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पर्सन की, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात, किसी इंस्टीट्यूशन की बात, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव नेम की बात, जैसे कैपिटल जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति या विड्रॉ करे या इन्वेस्ट करे, जो भी है ओनर है, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ओनर, कैपिटल, लेकिन है पर्सनल अकाउंट। और कोई राम, श्याम, मोहन, घनश्याम जिनसे हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया है, वो भी कौन है? पर्सनल अकाउंट है, पर ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, जो किसी बिजनेस का नाम होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। अब पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम किसी व्यक्ति को, हमने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब हम किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे होते हैं तो वो रिसीव कर रहा होता है। अगर हम उसे कैश दे रहे होते हैं तो कैश उसने रिसीव किया है, तो वो व्यक्ति रिसीवर है, इसलिए डेबिट होगा। और अगर कोई व्यक्ति हमें दे के जाता है कुछ भी तो बिजनेस में, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति का भी नाम लिखना होगा कि कोई व्यक्ति हमें 10,000 रुपीज पे कर गया, तो 10,000 रुपीज अगर हमें रिसीव हुए तो किस व्यक्ति ने दिए हैं, वो गिवर कौन है,
वो जो गिवर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं तो सामने वाला कौन है, वो रिसीवर है, क्योंकि हमने दिए ना उसे, तो वो रिसीवर है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। और अगर हमें किसी से पैसे मिले हैं तो वो जिसने दिए हैं हमें, वो गिवर है, और वो गिवर है तो हमारे पास पैसे आए हैं, और जिससे आए हैं वो गिवर है, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे और गिव करने वाले को क्रेडिट करेंगे। फिर आता है एक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कोई भी असेट्स हो सकती हैं। अब कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारे बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगी, और जा रही है तो क्रेडिट होगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली हर एक वस्तु डेबिट होगी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जाने वाली हर वस्तु क्रेडिट होगी। क्योंकि असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, और घटती है तो क्रेडिट होती है। तो कोई भी वस्तु अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करना, और जा रही है तो क्रेडिट करना। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्चुअल में नाम मात्र का खाता होता है, नाम मात्र का अकाउंट है ये। रियल में कोई वस्तु तो है होती नहीं है इसमें। तो ये हमारे या तो इनकम कराता है या हमारा एक्सपेंस कराता है, नॉमिनल अकाउंट। और जैसे असेट हमने कोई खरीदी, रियल अकाउंट में कोई असेट होती है जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक क्या देती है, बेनिफिट देती है। और अगर हमें बेनिफिट नहीं भी लेना हो तो हम चाहें तो उस असेट को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो वो रियल अकाउंट है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो होता है, हम अगर जैसे हमने कोई एक्सपेंस पे किया तो उससे हमारी असेट बढ़ नहीं रही। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस रूम का रेंट जो दिया, तो रेंट दिया तो वो मेरा एक्सपेंस है पर मंथ, तो एक्सपेंस है, इससे मेरी कोई असेट नहीं बढ़ रही, रेंट ही तो जा रहा है, खर्चा ही तो हो रहा है मेरा, तो इससे कोई दूसरी असेट आ रही है कि मेरे पास, तो ये रियल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस हो रहा है, पर मंथ हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का एक नेचर होता है कि वो रिकरिंग नेचर का होता है, लगभग कभी भी हो सकता है। और असेट जो रियल नेचर की होती हैं वो कैसी होती हैं, लगभग जो रिकरिंग नेचर की नहीं होती। हम कभी कभी वन टाइम ही इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम फ्यूचर में कभी कभार ही इन्वेस्ट करते हैं ऐसी चीजों को। जबकि नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये कई बार अकर होता है हमारे बिजनेस में, तो इसीलिए ये या तो इनकम होती है या एक्सपेंस होती है, या तो लॉस होते हैं या बेनिफिट होते हैं या गेन्स होते हैं। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं और लॉस हो रहे हैं सबको डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, और जितनी भी इनकम और बेनिफिट हो रहे हैं उन सबको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो ये गोल्डन रूल्स मैंने आप लोगों को कल पढ़ाए थे, आप इन गोल्डन रूल्स को याद कर लेते हो तो आपको ये जर्नल एंट्री आसानी से समझ में आएंगी। मैं आज आप लोगों को जर्नल एंट्री पढ़ाने जा रहा हूं। मैं जर्नल एंट्री का आज आप लोगों को केवल जर्नल एंट्री बनाते कैसे, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, ये चीज सिखा रहा हूं। और जब आप ये डेबिट क्रेडिट करना सीख जाओगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार हम उन्हें फॉर्मेट में जो है प्लेस करते हैं। चलिए, फॉर्मेट में कैसे पास करेंगे वो चीज हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें सबसे पहले ओनर के दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आता है, और उस आइडिया को वो क्या करता है, अप्लाई करता है, और वो उस आइडिया को अप्लाई करके कोई ना कोई बिजनेस का सेटअप जमाता है। जब वो बिजनेस का सेटअप जमाता है तो कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट करता है। तो जो इन्वेस्ट करने वाला है वही कैपिटल है। वही कौन है, कैपिटल है। और ये कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर हम सबसे पहली जनरल एंट्री देखेंगे, और आप अगर सीक्वेंस में ये जनरल एंट्री समझते हो तो आपको सारी जनरल एंट्री समझ में आएंगी। सबसे पहले राम स्टार्टेड बिजनेस। अब राम नाम के बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ तो लाया होगा बिजनेस में लगाने के लिए, बिल्कुल लाया होगा। कहां से लाया होगा, अपने घर से लाया होगा, या फिर बिजनेस स्टार्ट करके खरीद के लाएगा पैसे लगाकर। कुल मिलाकर राम अपने घर गया होगा और घर से क्या लेकर आया होगा, पैसा लेकर आया होगा। हो सकता है उसके घर पर कुछ और भी वस्तु रखी हो तो वो वस्तु भी ले आया हो, और हो सकता है कि उसकी पर्सनल बिल्डिंग हो तो उसने बिल्डिंग भी उठाकर मतलब बिल्डिंग भी उसमें किस में लगा दी हो, हमारे बिजनेस में, उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी हो। तो सीधी सी बात है, वो अपने बिजनेस में घर से कुछ कई असेट्स इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो जो इन्वेस्ट करेगा वो सारी असेट्स बिजनेस में आ जाएंगी या चली जाएगी। तो बिजनेस में आ जाएंगी, और उन असेट्स को गिव कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, कि भाई ओनर दे रहा है। कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है।
ओनर कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ओनर, इन्हें ओनर दो ही बार ओनर लिखा जाता है, या तो वो कैपिटल लगाए बिजनेस में या कैपिटल निकाल ले बिजनेस से, वो भी नाम से नहीं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के नाम से। तो यहां पर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और क्या लगाया है, क्या क्या लगाया है बिजनेस ने? बिजनेस में उसने कैश लगाया है 9000, वो अपने घर से कितने रुपए लेकर आया है? 9000। और गुड्स कितने के लेकर आया है? 2 लाख के। और बिल्डिंग कितने की लेकर आया है? 8 लाख की। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने घर से ये 3 चीजें लेकर आया है। वो 2 भी ला सकता था और 1 भी ला सकता था। अभी हाल फिलहाल वो कितनी चीजें लेकर आया है? 3 चीजें लेकर आया। 1 लाता तो हम 1 की एंट्री करते, वो 3 लाया है तो हम 3 की एंट्री करेंगे। और तीनों चीजें बिजनेस में जो लगाई हैं वो तीनों की तीनों रियल नेचर की हैं। कौन से नेचर की हैं? रियल नेचर की। कैसे पता लगा रियल नेचर की हैं? क्योंकि वस्तुएं हैं सारी। देखिए, कैश वस्तु है, गुड्स वस्तु है, और बिल्डिंग ये भी वस्तु है। ये तीनों चीजें वस्तुएं रियल नेचर की हैं और असेट हैं, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाली चीजें हैं ये बिजनेस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहली एंट्री में रियल अकाउंट जो है अप्लाई होने वाला है। कौन सा अकाउंट अप्लाई होने वाला है? क्योंकि रियल, और रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली हर वस्तु को डेबिट कर दीजिए। तो क्या क्या आ रहा है बिजनेस में? तो बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है बिजनेस में? गुड्स आ रहा है, तो रखा रखाया उसके पास से उसने अपने यहां से इन्वेस्ट किया, तो हम उसे स्टॉक कहेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके स्टॉक में पड़ा था, उसने लगा दिया बिजनेस में। उसके बाद उसने एक बिल्डिंग भी लगाई है, उसकी एक बिल्डिंग पड़ी थी, उसने सोचा कि इसी को अपन बिजनेस के यूज में ले लेते हैं, और उसने बिजनेस में उसे इन्वेस्ट कर दिया। तो 3 चीजें उसने लगाई, और तीनों चीजें आ रही हैं, तो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। 2 ही साइड होती हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ये 3 नियम आने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तीनों चीजें आई हैं, मैंने तीनों डेबिट कर दी। और लगाने वाला कौन है? इन तीनों चीजों को लगा कौन रहा है? आपको पता होगा। किस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया? राम नाम के बंदे ने। तो क्या आप राम का नाम लिखने वाले हो? नहीं, हम क्या करेंगे? राम का रिप्रेजेंटेटिव नेम लेंगे। क्या लेंगे? राम का रिप्रेजेंटेटिव नेम लेंगे। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव नेम? तो राम को हम किस नाम से कैसे पुकार सकते हैं? तो राम को हम कैपिटल के नाम से पुकार सकते हैं। किस नाम से पुकार सकते हैं? कैपिटल के नाम से। क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और गिवर है ये। कितने रुपए का गिवर है ये? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसने 9 लाख रुपीस कैश में लगाए हैं। गुड्स कितने का लगाया है? स्टॉक 2 लाख का स्टॉक लगाया है। बिल्डिंग कितने की लगाई है? 8 लाख की बिल्डिंग लगाई है। और इस प्रकार इसने 19 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओनर ने क्या लगाया है? तो ओनर ने 19 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। कितने इन्वेस्ट किए हैं? हो सकता है कि वो स्टॉक नहीं होता उसके पास, तो फिर हम 2 चीजों की एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख टू कैपिटल अकाउंट, और 9 लाख और 8 लाख को हम जोड़ लेते तो 17 लाख का फिर बिजनेस होता। लेकिन अभी उसने क्या किया है? स्टॉक भी लगाया है। हो सकता है कि कभी कभी किसी के पास नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और क्या नहीं है, स्टॉक भी नहीं है उसके पास, तो वो केवल कैश लगाकर ही बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो कैश लगाकर स्टार्ट करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 9 लाख टू कैपिटल अकाउंट 9 लाख, क्योंकि मालिक ने कैपिटल ही तो लगाई है, फिर कैश ही तो लगाया है, ये भी कैपिटल ही है। पर इसमें उसने 3 चीजें उसके पास बिजनेस में के लिए अवेलेबल थी घर पर, तो वो तीनों चीजें लाकर उसने लगा दी और ये कैपिटल ने इन्वेस्ट किया। तो आज मुझे पता लग गया कि जिस बिजनेस में राम ने पैसा लगाया है उसमें राम का पैसा टोटल में कितना लगा हुआ है? 19 लाख लगा हुआ है। अब बात आती है कि राम क्या करेगा? अब इस बिजनेस को रन करेगा, पूरे बिजनेस को चलाएगा। पूरे बिजनेस को चलाने के लिए वो कई प्रकार की एक्टिविटीज करेगा। जो भी एक्टिविटी होगी जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस के को इफेक्ट करेगी, उस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कैश के फॉर्म में इफेक्ट करेगी, मॉनेटरी वे में इफेक्ट करेगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। चाहे वो कैश आने वाला हो या जाने वाला हो, कोई एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, लॉस हो, हम क्या करेंगे? उनको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए
अब स्टार्ट तो हो गया बिजनेस। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले बिजनेस में इनको बैठने के लिए चेयर चाहिए थी या फर्नीचर चाहिए था, तो सबसे पहले बढ़िया फर्नीचर ले आए। तो फर्नीचर लेकर आए होंगे तो कैश इनके यहां से थोड़ा सा कम हो गया होगा, बिजनेस से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? जो कैश इनके पास 9 लाख पड़ा हुआ है वो 9 लाख ही रह जाएगा क्या? फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा? बिल्कुल इस एंट्री के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि बॉट फर्नीचर 50,000। ओके, फर्नीचर आया है तो मैं क्या एंट्री करूंगा? फर्नीचर मेरे पास आ रहा है। क्योंकि फर्नीचर कौन सा अकाउंट है आप बताइए? पर्सनल है, कोई व्यक्ति है क्या फर्नीचर, या रियल है, या कोई इनकम है, एक्सपेंस है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फर्नीचर खरीदा है एक्सपेंस हो गया। जी नहीं, फर्नीचर एक असेट है। एक वस्तु आई है तो एक वस्तु गई है। एक्सपेंस का मतलब यह होता है कि पैसा तो गया है पर वस्तु कुछ नहीं आई। या फिर जो वस्तु आई है वो कैसे नेचर की है? वो बस वन टाइम यूज में ही खत्म हो जाएगी। तो वो जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डला ली तो वो जो पेट्रोल डलाई है वो एक्सपेंस है हमारा। और फर्नीचर तो मल्टी ईयर तक बेनिफिट देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? फर्नीचर हमारी असेट है जो लंबे समय तक चलेगी। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर आने वाला है। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन फर्नीचर आ रहा है तो आप बताइए कुछ तो जा रहा होगा ना आपके बिजनेस से? बिल्कुल जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा। और नियम कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली हर वस्तु को क्या कीजिए? क्रेडिट कीजिए। लीजिए मैं कैश को क्या कर देता हूं? क्रेडिट कर देता हूं। कैश अकाउंट कितने रुपए? 50,000 50,000। अब फर्नीचर अकेले से काम चलने वाला नहीं है, और भी चीजें होती हैं बिजनेस में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। हमें सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करने हैं। जनरल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। सारे डेट वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे। सारी चीजें करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम डेट वाइज सारी चीजें रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। अभी तो मैं आपको डेट वाइज क्या, अभी तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जनरल एंट्री बनाते कैसे हैं। असलियत में जब आप सीख जाओगे जनरल एंट्री पास करने का तरीका, तो मैं आपको फॉर्मेट में जनरल एंट्री सॉल्व करना सिखाऊंगा। हाल फिलहाल अगली एंट्री है कि फर्नीचर खरीदने के बाद फर्नीचर पर ऑफिशियल वर्क था तो भाई हमें कंप्यूटर की भी नीड पड़ी, तो हमने कंप्यूटर भी खरीद लिया। एक क्या कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर। अब आप बताइए कि कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? इंसान है कोई कंप्यूटर? नहीं। रियल है? हां, वस्तु तो है। तो वस्तु आई है, डेबिट होगा। और एक वस्तु गई भी होगी पक्का। क्या गया होगा? कैश गया होगा। तो कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि एक वस्तु आ रही है तो एक वस्तु जा भी रही है। एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, क्या गया होगा? कैश गया होगा। कैश अकाउंट कितने रुपीस? 70,000 और 70,000। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि एक साइड डेबिट की होती है और एक साइड क्रेडिट की होती है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट होती है। कितनी अमाउंट होती है? इक्वल अमाउंट होती है। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास एक साइड डेबिट हो गई क्योंकि कंप्यूटर आया है, आने वाली वस्तु डेबिट, और कैश गया है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। क्योंकि दोनों ही वस्तुएं रियल नेचर की हैं। अभी पर्सनल नेचर की भी आएंगी, नॉमिनल नेचर की भी आएंगी, उनको भी देखेंगे हम। अगली एंट्री कह रही है, क्या कह रही है? समझिए। सोल्ड फर्नीचर 20,000। अरे क्या बात हो गई? फर्नीचर क्यों बेच दिया? अरे जो भी बात हुई, हमें क्या लेना देना है? फर्नीचर बेचा है उसने, 20,000 रुपीज का फर्नीचर बेच दिया। हो सकता है एक्स्ट्रा में आ गया हो सकता है बैड क्वालिटी का निकला हो, कुछ भी हो, उसने फर्नीचर निकाल दिया। थोड़ा सा फर्नीचर अगर निकाल दिया तो अब ऐसी स्थिति में फर्नीचर चला जाएगा बिजनेस से। लेकिन फर्नीचर फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो दे नहीं देगा। दान तो कर नहीं रहा ना, यहां पर दान तो नहीं कर रहा ना, उसमें लिखा होता दान होता तो। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब कैश आ रहा होगा उसके पास। तो सोल्ड फर्नीचर 20,000, ठीक है। 20,000 मेरी पॉकेट में आ गए होंगे, कैश आ रहा है। आने वाली वस्तु डेबिट होती है, मैंने आपको अभी बताया। जब आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो क्या जा रहा है मेरे यहां से? फर्नीचर। मैं आपको बताऊं,
अभी मैंने यही एंट्री ऊपर पास की थी जिसमें मैंने क्या किया था, फर्नीचर को डेबिट किया था और यही एंट्री मैंने अभी ऊपर पास की थी। क्या पास किया था मैंने उस एंट्री में कि फर्नीचर मेरे पास आ रहा था इसलिए डेबिट किया था। सो डेबिट साइड था। अब फर्नीचर मेरे यहां से जा रहा होगा तो फर्नीचर किस साइड है, अब क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड के लिए क्रेडिट लिखने की नीड नहीं होती, टू से ही हम क्रेडिट को डिनोट करते हैं। और डेबिट साइड के लिए हमें लिखना होता है कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और कैश आया है 20,000 का, तो 20,000 का हमारे यहां से क्या चला गया, फर्नीचर भी चला गया। तो अब फर्नीचर तो बेच दिया, हो सकता है कंप्यूटर को भी इन्हें अच्छा नहीं लगा हो तो कंप्यूटर इन्होंने पूरा कंप्यूटर ही बेच दिया। अरे कंप्यूटर भी बेच मारा, पता नहीं भाई, हो सकता है नया अच्छा कंप्यूटर आ गया हो, अपडेट वर्जन आ गया हो, जो भी हो, पर बेच दिया। बेच दिया तो अब कंप्यूटर आएगा कि जाएगा। पहली बात तो फर्नीचर हो या कंप्यूटर हो दोनों रियल नेचर के हैं और हम रियली अकाउंट लगा रहे हैं इसमें अभी। सो कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर जाएगा, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, पैसा आएगा तो आने वाली वस्तु डेबिट होती है। क्या एंट्री करूंगा मैं, एंट्री बताइए, क्या एंट्री पास आउट करूंगा मैं इसके लिए, तो मैं इसके लिए एंट्री पास करूंगा, कैश आएगा मेरे पास तो आने वाली वस्तु डेबिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या जाएगा मेरे यहां से, कंप्यूटर जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट। कितने रुपए, 40,000। 40,000 डेबिट वाले पैसे डेबिट साइड और क्रेडिट वाले पैसे क्रेडिट साइड। अब कंप्यूटर तो बेच दिया हमने, पैसा आ गया देखिए मेरे पास, अभी रियल अकाउंट लगाया दोनों में। अब नेक्स्ट एंट्री कह रहा है, क्या कह रहा है, पेड टू गणेश, गणेश जी को दे दिए। भैया राम जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, गणेश जी को कुछ पैसा दे दिया। क्या दे दिया कि गणेश जी को 90,000 रुपीज दे दिए। हो सकता है गणेश जी ने कोई सर्विस प्रोवाइड की हो सकता है गणेश जी से कुछ परचेज किया हो, कोई गुड्स परचेज किया हो। अभी हमें अधूरी इंफॉर्मेशन है, हम तो अभी जो एंट्री मिली है हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं कि पेड टू गणेश, गणेश को दिए हैं पैसे। किसको दिए हैं, गणेश को। एक बात बताइए, ये गणेश को पैसे दिए हैं तो गणेश ने पैसे रिसीव किए होंगे या गिफ्ट किए होंगे, आप बताइए। बिल्कुल, हम राम ने पे किए हैं गणेश को, राम का तो बिजनेस है ना ये, राम का तो नाम नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। तो राम ने पे किए हो गणेश को तो गणेश यहां पर पैसे को रिसीव कर रहा होगा। ओके, तो गणेश रिसीवर है और ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है और पैसे यहां से जा रहे होंगे और ये रियल अकाउंट है। गणेश पर्सनल अकाउंट है और पैसे रियल अकाउंट है। दो नियम लगेंगे इसमें, गणेश रिसीवर है और कैश जा रहा है तो दो नियम लगेंगे। दो नियम लगेंगे मतलब एक रियल नेचर का और एक पर्सनल नेचर का। ये देखिए, गणेश रिसीवर है क्योंकि वो पर्सनल है इसलिए वो डेबिट होगा, और कैश इसके यहां से जा रहा है और कैश रियल नेचर का इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो इस प्रकार यहां पर हमारे पास गणेश जी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये लीजिए, हमने गणेश को दिए, मतलब राम ने गणेश को दिए, तो गणेश कौन है, रिसीवर। रिसीवर को किस साइड करते हैं, डेबिट साइड। तो गणेश अकाउंट डेबिट, एस लगा देते हैं अगर हमें इसमें अकाउंट लगाना होता है तो, और अकाउंट नहीं लगाना हो तो फिर एस लगाने की नीड नहीं है। क्या गया है हमारे यहां से, कैश गया है। गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए चले गए हमारे यहां से, 90,000। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस बात को दिमाग में रखना, ये पर्सनल अकाउंट के कारण डेबिट हुआ है क्योंकि रिसीवर है, और ये कैश रियल अकाउंट के कारण क्रेडिट हुआ है क्योंकि ये रियल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट कीजिए। क्रेडिट कर दिया मैंने।
ओके, अब आता है रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक। गणेश जी को देके निपटे, तब तक कार्तिक भैया आ गए, और कार्तिक भैया हमें क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो अब तो पैसे आ रहे होंगे अपने पास, पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे। तो आ रहे होंगे तो कैश तो आ रहा है, कैश रियल नेचर का है। किस नेचर का है? तो रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 80,000, तो कैश हमारे पास आ रहा होगा, कैश आने दो, कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु डेबिट होती है, रियल नेचर का है। और देकर कौन जा रहे हैं? रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिल रहे हैं अपन को? हमें रिसीव हो रहे हैं, रिसीव मतलब मिल रहे हैं राम को, किससे? फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जो देने वाला है। कौन है देने वाला? कार्तिक। तो कार्तिक ने दिए तो कार्तिक तो गिवर हो गया फिर इसका मतलब, और गिवर हो गया तो गिवर किस साइड रहता है? क्रेडिट द गिवर। आप गोल्डन रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारी जनरल एंट्री समझ में आएगी। तो क्रेडिट द गिवर, तो हम कार्तिक को क्या कर देंगे? गिवर कर देंगे, वो क्रेडिट कर देंगे कार्तिक अकाउंट, कार्तिक अकाउंट। कितने रुपीस? 80,000 एंड 80,000। नेक्स्ट, पेड रेंट 8,000, रेंट पे किया 8,000 का। ओके, चलिए रेंट पे कर देते हैं। अच्छा, रेंट पे करोगे तो ये रेंट आपको बार बार देना पड़ता है या एक ही बार देना होता है? बार बार देना होता है। कौन से नेचर? पहली बात तो रेंट बताइए कौन से नेचर का है। रेंट चला जाता है, कुछ आता तो नहीं है आपके पास। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एक वस्तु आई तो थी, एक वस्तु गई थी, तो वो तो असेट था, रियल नेचर का था, कोई वस्तु थी। यहां तो रेंट चला गया, कुछ आया नहीं मेरे पास, नहीं आया मतलब नॉमिनल नेचर का है, खर्चा हो गया मेरा, एक्सपेंस हो गया मेरा। और पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं सबको डेबिट कर दीजिए। इनकम हो और क्रेडिट हो, सबको क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां पर तो मेरा खर्चा हो रहा है, और खर्चा होने के कारण मैं इसे किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा। मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या गया होगा मेरे यहां से? आप बताइए क्या गया होगा? ऑब्वियसली कैश गया होगा। तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा है इसलिए डेबिट, और ये तो कैश तो रियल अकाउंट है, पैसा तो कैश तो रियल अकाउंट है, और कैश जा रहा है इसलिए मैं किस साइड करूंगा? क्रेडिट साइड करूंगा। तो इसमें भी ये नॉमिनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। कितने रुपए? 8,000 रुपीज। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर जो भी है, क्या खर्चा तो करना पड़ेंगे, कई खर्चे होते हैं ईयर में। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 15,000। अब अच्छा लग रहा है, कमीशन मिल गया, किसी का कोई वर्क डन करवा दिया, और वर्क डन करवाने के बाद उस पर उसने बोला था हमसे कि आप ऐसा काम करवा दोगे तो इतना कमीशन आपको मिलेगा। भाई बढ़िया है, अच्छा है, हमें तो कुछ बेचना भी नहीं पड़ा, कुछ सामान भी नहीं बेचा, पैसा भी आ गया। तो कोई वस्तु गई नहीं है और पैसा आ गया, इनकम हो गई हमारी। और हो सकता है कमीशन एक ही बार मिलेगा कि और भी मल्टी टाइम मिल सकता है? मल्टी टाइम मिल सकता है, हम कभी भी और तमाम प्रकार के कमीशन हमारे पास आ सकते हैं। तो ये हमारी इनकम है, और इनकम किस साइड रहती है? सारी क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। ये बताइए, कमीशन नाम की इनकम आ रही होगी तो तुम्हारी जेब में क्या आ रहा होगा? बिजनेस में क्या आ रहा होगा? कैश आ रहा होगा। तो कैश आ रहा है, डेबिट कर दीजिए, और कमीशन हमारी इनकम है तो क्या कर दीजिए? इनकम होने के कारण क्रेडिट कर दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 15,000, 15,000। ओके, नेक्स्ट आगे वो क्या कह रहा है? अगली एंट्री में आप देखिए क्या कह रहा है। अगली एंट्री में उसने बोला है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। भाई मैं खर्चे भर भर के परेशान हूं, जो भी हो भरना तो पड़ेंगे बिजनेस के खर्चे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी किस साइड लिखूंगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा होगा मेरे यहां से? भाई अब तो आपको पता ही लग गया होगा, कैश जा रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि मैं चेक से दे दूं, ऑनलाइन कर दूं तो बैंक जाएगा, वहां मैं बैंक लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? लेकिन अभी हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हम सारे पैसे कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री समझना है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर मैं आपको इन्हें फॉर्मेट में और इनका नरेशन लिखना भी सिखाऊंगा। आप पहले जनरल एंट्री सीख जाइए। पेड सैलरी 15,000, सैलरी भी दे दी। सैलरी मैंने किसी सर्विस के लिए दी है, सर्विस मुझे मिल चुकी और हर महीने देनी होगी। असेट नहीं बढ़ रही, मेरे पास कोई वस्तु नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी मुझे फ्रिक्वेंटली पैसा पे करना पड़ रहा है। सर्विस मिल रही है मुझे, तो जो सर्विस मिल रही है उसके लिए जो मैं पेमेंट कर रहा हूं और बार बार पे कर रहा हूं, मेरा नॉमिनल अकाउंट है ये, और एक्सपेंस है, डेबिट होगा। क्या होगा और क्या जा रहा होगा मेरे बिजनेस से? ऑब्वियसली कैश जा रहा होगा। तो मैं कहूंगा सैलरी मेरा एक्सपेंस है, इसलिए मैं डेबिट लिखूंगा। एक्सपेंस को मैं डेबिट, नाम उसका डेबिट हो जाएगा ना एक्सपेंस का। जो एक्सपेंस होता है डायरेक्ट वही डेबिट हो जाता है और पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है मेरे यहां से? कैश जा रहा है। ये अगर चेक या बैंक के थ्रू जा रहा होता तो हम बैंक लिख देते यहां पर कैश की जगह पर। ओके, 15,000 खर्चे भर भर के परेशान हो गया। एक और खर्चा आ गया, कोई मशीन खराब हो गई, उसको रिपेयर करा लिया। अगर उसको रिपेयर करा लिया तो फिर खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो भाई उसको भी पेमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये भी मेरा खर्चा ही है। तो ये खर्चे सारे डेबिट होते हैं। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया होगा? अब तो आपको पता ही लग गया होगा, कैश चला गया होगा। कितने रुपए? 1300 रुपीज। कितने? 1300 रुपीज। आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, पक्का आपको अवश्य ही समझ में आएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट मिलना अच्छा लग रहा है, इनकम हो गई है मेरी। और अगर इनकम हो गई है तो मैं क्या करूंगा? इनकम किस साइड लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहता है सारी इनकम क्रेडिट होती है, क्योंकि सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं ना, इसलिए लॉसेस सारे डेबिट होते हैं ना, इसलिए। तो इनकम हमेशा क्या होंगी? गेन्स हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो यहां पर एक बात तो है कि पैसा आ रहा होगा, रिसीव्ड हो रहा है मेरे पास इंटरेस्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये बैंक के फॉर्म में भी आ सकता है बेटा, ध्यान रखना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं भाई? खर्चा नहीं है ये, इनकम है मेरी। ये मेरा खर्चा था रिपेयरिंग, डेबिट किया था कि नहीं किया था? तो भाई इसमें तो दो ही साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे की अपोजिट साइड है। अगर मेरा खर्चा डेबिट होता है तो मेरी इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए? 1200 रुपीज। ज्यादा नहीं मिला ब्याज, जो भी हो मिला तो है, थोड़ी सी तो इनकम हुई। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री समझिए। बॉट गुड्स, इस बार गुड्स परचेज किया है। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, गुड्स जो हम परचेज करते हैं, तो गुड्स को परचेज करते समय दो बातें होती हैं। या तो गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आता है तो हम गुड्स का नाम ना लिख के गुड्स को क्या लिखते हैं? परचेजेज लिखते हैं। और अगर हमने गुड्स सोल्ड किया होगा तो गुड्स को सोल्ड करते समय हम गुड्स ना लिख के सेल्स लिखते हैं, ध्यान रखना। अब बात यह है कि गुड्स को हम किस नेचर में माने। तो देखिए, गुड्स को जो है नॉमिनल नेचर में माना गया है। किस नेचर में माना गया है? नॉमिनल नेचर में। लेकिन कहीं कहीं इसको रियल नेचर में भी माना गया है। आप रियल नेचर लगाओगे तब भी वही आंसर आना है और नॉमिनल नेचर लगाओगे तब भी वही आंसर आना है। सीबीएसई की बुक्स में नॉमिनल नेचर में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आगे चल के जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में इन्हें जो परचेजेज होती हैं उनको डेबिट साइड शो किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और जो सेल्स होती है उनको किस साइड किया जाता है? क्रेडिट साइड शो किया जाता है, क्योंकि वो इनकम मानी जाती है। ये फाइनल अकाउंट्स अभी आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगे, आप पहले जनरल एंट्री सीखिए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि परचेज करने पर हमारे पास, अगर मैं इसको रियल मानूं तो गुड्स आ जाएगा,
और सेल्स करूं तो गुड्स चला जाएगा, या फिर आप ऐसे कहो परचेज करूंगा तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा और सेल्स करूंगा तो मेरी इनकम हो जाएगी। आपको जो समझना है सो समझ लीजिए। परचेज करूंगा तो मेरी एक्सपेंस होंगे, बिल्कुल होंगे, और एक्सपेंस होंगे तो मैं परचेज को किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। तो मैं एंट्री करूंगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया होगा मेरे यहां से? कैश गया होगा, कैश अकाउंट। कितने रुपए? 30,000 रुपीज। अगर मैं इसको नॉमिनल मान रहा हूं तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने के कारण डेबिट है, और अगर मैं इसको रियल मान रहा हूं तो मेरे पास गुड्स नाम की वस्तु आई है। गुड्स क्या होता है? जिस वस्तु का हम बिजनेस करने आए हैं मार्केट में, वही हमारा गुड्स है। जैसे कोई व्यक्ति फोन बेचता है, आईफोन बेचता है, तो भाई वो आईफोन खरीदेगा, आईफोन को वो गुड्स के नाम से लिखेगा। कोई ट्रैक्टर बेचता है, ट्रैक्टर की एजेंसी है उसकी, तो भाई ट्रैक्टर उसके लिए गुड्स होंगे। कोई व्यक्ति कोई किराने का सामान बेचता है तो किराने का सामान उसके लिए गुड्स होगा। गुड्स मतलब जिसका हम बिजनेस करने के लिए मार्केट में आए हैं। तो क्योंकि ये आए दिन आता रहता है और आए दिन जाता रहता है बिजनेस, क्योंकि लाए ही हम खरीदने और बेचने के लिए हैं। लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, तो वो हमारा गुड्स नहीं है, वो हमारी असेट है। असेट ये भी है पर इट करंट असेट है, वो फिक्स असेट है फर्नीचर। और अब सीधी सी बात यह है कि ये जो गुड्स है इसको हम बेचेंगे ही बेचेंगे पक्का। लाए किस लिए? खरीदने के लिए, वो बेचने के लिए। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं और हमने उठाकर ये परचेज तो कर लिया। अब उठाकर इसमें से क्या कर दिया? थोड़ा सा गुड्स बेच दिया। बेच दिया तो अब गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कैश आएगा कि जाएगा? कैश आएगा। तो कैश आ रहा है, आने वाली हर वस्तु डेबिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट। और मेरे यहां से गुड्स चला गया होगा, गुड्स को जाते समय मैं क्या कहूंगा? सेल्स कहूंगा। क्या कहूंगा? क्योंकि आते समय मैंने क्या बोला था? परचेज बोला था, तो जाते समय क्या बोलूंगा? सेल्स बोलूंगा। और 80,000 का बेच दिया। परचेज इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब खरीदा था तब परचेज डेबिट हुई थी। डेबिट क्यों हुई थी? क्यों? मेरे पास गुड्स आ रहा था, आने वाली वस्तु डेबिट। और यहां पर मैंने सेल्स को क्रेडिट किया है क्योंकि यहां से मेरे पास गुड्स जा रहा है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। आप नॉमिनल अकाउंट लगा दीजिए या रियल अकाउंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मैं तो कहूंगा आप इसको नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करें। आगे सुनिए। बॉट गुड्स फ्रॉम वीर। इस बार इन्होंने गुड्स पहले भी खरीदा था, गुड्स फिर खरीदा है, लेकिन इस बार गुड्स इन्होंने उधार खरीद के लाए हैं। अब उधार में एक बात बताइए, आप किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाते हो और आपकी जेब में अगर पैसे ना हो तो वो दुकानदार आपका नाम लिख लेता है कि नहीं लिख लेता है? बिल्कुल लिख लेता है। आज हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है? वीर से खरीदा है। तो हमें कैसे याद रहेगा कि फ्यूचर में हमें वीर को पैसे देने, हम उससे गुड्स परचेज करके लाए थे? तो हम उसका वीर का नाम लिख लेंगे, क्योंकि कैश तो हमारे यहां से गया नहीं है। एक असेट आई है, दूसरी असेट गई नहीं है हमारे यहां से। तो परचेज तो आई है, कैश नहीं गया, तो कैश की जगह पर अब मैं क्या लिख लूंगा? उस व्यक्ति को लिख लूंगा जो गिवर है गुड्स का। कौन है गिवर है गुड्स का? वीर है गिवर। तो वीर को लिख लूंगा। तो क्या एंट्री करूंगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट। गुड्स आ रहा है मेरे पास, परचेजेज अकाउंट डेबिट। आने वाली वस्तु डेबिट हो गई टू। और किसने दिया ये गुड्स? भाई मेरा कैश चला जाता तो मैं यहां कैश लिख देता। क्या लिख देता? कैश लिख देता अगर कैश चला जाता। लेकिन कैश तो मेरा यहां से गया ही नहीं है। अगर चला जाता तो लिखता ना, यहां तो गया ही नहीं है कैश। कैश नहीं गया तो मैं क्या करूंगा? कैश नहीं लिखूंगा, तो गिवर का नाम लिख दूंगा। वीर तो भाई पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में वो भी ये गिवर है। तो गिवर को किस साइड लिखते हैं बताइए आप? तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। कितने हजार? 15,000। 15,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू वीर अकाउंट। ध्यान रखना, उधारी में हम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और उधारी पता कैसे लगेगी? जब नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं आया तो समझ लीजिए उधार है। नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं है तो उधार है। जो भी ट्रांजेक्शन है उधार है। इसमें भी देख लीजिए, सोल्ड गुड्स टू रुद्र 18,000। रुद्र को हमने 18,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया। भाई रुद्र को 18,000 का कैश वर्ड है, कैश में कि से सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रुद्र 18,000। कैश वर्ड नहीं है, ये भी उधार है। उधार है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे रुद्र से 18,000 रुपीज लेने हैं। लेने हैं तो
अभी तो मैंने सेल्स की है, मेरे यहां से गुड्स गया होगा, आया होगा, गया होगा। और किसको बेचा है मैंने ये गुड्स? रुद्र का नाम लिख लूंगा स्पष्ट तरीके से, रुद्राज अकाउंट, ये वीर, ठीक है चलेगा, रुद्राज अकाउंट डेबिट टू, और क्या गया है मेरे यहां से? सेल्स गई है, गुड्स गया है ना, तो सेल्स अकाउंट कितने रुपीस? 18,000। मुझे फ्यूचर में इससे 18,000 रुपीज चाहिए रुद्र से। हमें कैसे पता लगता है कि कौन रिसीवर है कौन गिवर है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी रिसीवर और गिवर में। तो आपने ये बचपन में ऐसा पोस्ट कार्ड देखा हो, या किसी फ्रेंड को जब हम गिफ्ट देते हैं तो उस पर एक नेम चिट लगी होती है, उस नेम चिट पर ऐसा टू और फ्रॉम करके लिखा होता है, आपको पता होगा। जो टू लिखा हुआ है जिस भी एंट्री में, जैसे देखिए इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, पक्का ये फ्रॉम, जो वीर के सामने फ्रॉम लिखा है ना, ये गिवर है, क्योंकि फ्रॉम तो कौन के सामने लिखता है? जो गिफ्ट दे रहा होता है। और टू किसके साथ लिखा होता है? जो गिफ्ट को क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है। देखिए इसके सामने टू लिखा हुआ है, टू लिखा है मतलब ये रिसीवर है, इसलिए ये डेबिट हुआ है। रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्या होता है? गिवर क्रेडिट होता है। तो यहां पर आप समझ जाओगे कि ये, यहां पर देखिए हमने क्या किया, वीर से गुड्स खरीदा था, तो वीर हमारा कौन था? ये आपकी जनरल एंट्री का पार्ट नहीं है, पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं आपको कि फ्रॉम किससे गुड्स खरीदा है अपन ने? किससे गुड्स खरीदा है? वीर से। तो वीर गिवर है, और गिवर होने के नाते वीर को हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। और टू रुद्र को बेचा है हमने 18,000 का, तो रुद्र कौन हो गया? रुद्र रिसीवर हो गया। और रिसीवर को हम क्या करेंगे? रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए रुद्र डेबिट हुआ है और ये रिसीवर होने के कारण क्रेडिट हुआ है। तो आपको डेबिट और क्रेडिट करने में, रिसीवर और गिवर को पहचानने में दिक्कत हो तो आप इस फॉर्मेट को भी थोड़ा याद रख सकते हो कि टू लगा हुआ है तो हम क्या समझ लेंगे कि वो व्यक्ति रिसीवर है जिसके सामने टू लगा हुआ है, और फ्रॉम लगा हुआ है तो समझ लेंगे वो कौन है? गिवर है। वैसे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है, हम खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये व्यक्ति गिवर है या रिसीवर है, हम खुद को कभी नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। आपको इस वीडियो से जनरल एंट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट जब आप देखोगे, तो आपको जनरल एंट्री आसानी से बनाना समझ में आ जाएंगी, आसानी से आप बना पाओगे, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से देखने होंगे। जब आप दोनों पार्ट अच्छे से देख लोगे तो आपको थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस सीरीज को तरीके से अगर एक बार वॉच कर लेते हो तो आप जनरल एंट्री कभी बनाना नहीं भूलोगे, जनरल एंट्री आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल श्योर करता हूं कि आपको जनरल एंट्री आसानी से बना पाओगे आप। तो ये आपकी 11th क्लास की जनरल एंट्री की जो सीरीज है वो 3 से 4 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये दूसरा पार्ट था, आज थर्ड और फोर्थ पार्ट और लेकर आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को आगे की जनरल एंट्री एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।